back to the political science lecture series on near peer, and today we're going to discuss nationality and its comparison with citizenship. And the reason why we're doing this is because इस पे एक past paper में सवाल आ चुका है जो कि generally topic किसी पे तो नहीं उतरता, but since it's a past paper question, it has been a tricky one. तो मैंने इसके ऊपर सोचा कि हम एक extra lecture बना लें. So the question in past paper in 2019 was that explain the concept of nationality and distinguish between nationality and citizenship. तो हम बात करेंगे सबसे पहले concept of nationality क्या होता है, और उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनैलिटी एंड एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी के ऊपर. फिर हम बात करेंगे सिटीजनशिप पे, और फिर हम इनके की डिफरेंसेस देखेंगे, फिर हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे, एंड देन विल डिस्कस व्हाई नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप एंड व्हाई दिस डिस्टिंक्शन इज इंपॉर्टेंट. और फिर हम इसको डिस्कस करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रोहिंग्या क्राइसिस. नेशनैलिटी एंड सिटीजनशिप may sound synonymous to each other, but these are different words. इसका बेसिक फर्क ये है कि नेशनैलिटी tells where a person belongs to, and where a person belongs to is different from where the person works or where the person votes for. Nationality is about where you belong to, and that belonging comes from your ethnicity or your country of birth. कि आपकी पैदाइश कहाँ की है, आपकी रंग नस्ल क्या है, आप और ये आपकी एथनिसिटी या आपकी कंट्री ऑफ बर्थ कुड बी डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ योर बर्थ एट दैट प्लेस, और इट कुड बी कि आपके पेरेंट्स की वहाँ पर बर्थ होगी. सो फॉर इंस्टेंस अमेरिका के अंदर जो सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तानी, वो इन टर्म्स ऑफ नेशनैलिटी स्टिल अपने आप को पाकिस्तानी क्लेम करेंगे, हालांकि वो पैदा अमेरिका में हुए हैं. दे आर यूएस सिटीजन्स, but they are going to still claim that we are Pakistani nationals. वो US national भी होंगे, but वो US national तो नहीं कहना चाहिए, but they will be Pakistani nationals in the sense कि उनकी nationality, उनकी origin जो है वो country of origin वो पाकिस्तान होगा. So nationality is more about your country of origin, and citizenship is लीगल टर्म विच एक्वायर्स के आप लीगल प्रोसीजर्स के नतीजे में आपकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस कंट्री को फॉल करती हैं. ठीक है, यानी कि कहाँ पर आप वोट देते हैं ये आपका राइट है, कहाँ पर आप कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट्स क्लेम करने के लिए आपका राइट है. रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि आप टैक्सेस देते हैं, तो कौन से मुल्क में आप अपने राइट्स ये वाले एक्सरसाइज करते हैं और अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने की कहाँ पर आपकी ऑब्लिगेशन है, ये सिटीजनशिप डिटर्मिन करती है. तो नेशनैलिटी इज एक्वायर्ड आइदर बाय बर्थ और बाय इनहेरिटेंस और द नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के नतीजे में, एंड द अदर इज एक्वायर्ड बाय लॉ. नेशनैलिटी भी एक लीगल स्टेटस है which represents the country from which an individual belongs. This is acquired by birth, inheritance or naturalization. On the basis of constitutional provisions, every state sets the criteria which determines who can be the national of that country. It provides the country rights over the person. Further, it provides the person protection of nation from other nations. कि आप जिस मुल्क के नेशनल हो उसको प्रोटेक्शंस फराहम करना उनकी जिम्मेदारी होती है. Based on international conventions, every sovereign state is entitled to determine its national as per nationality law. One has the right to enter or return to the country they came from. ठीक है, तो ये nationality होती है. In general, to be a national is to be the member of the state. Nationality is acquired by birth or adoption, marriage or descent. स्पेसिफिक्स वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, हर कंट्री अपना खुद लॉ बनाती है. इंटरनेशनल लॉ इसकी इजाज़त देता है हर मुल्क को कि अपना लॉ बनाएं और बताएं क्राइटेरिया कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप नेशनल सेलेक्ट करेंगे. बाय बर्थ की बेसिस पे करेंगे, अडॉप्शन की बेसिस पे, मैरिज या डिसेंट की बेसिस पे. क्या क्राइटेरिया होगा कि एक कंट्री कहेगी कि दिस पर्सन बिलोंग्स या ओरिजिनेट्स फ्रॉम आवर कंट्री. Having a nationality is crucial for receiving full recognition under international law. UN Declaration of Human Rights का आर्टिकल 15 कहता है कि everyone has a right to nationality and no one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. Principles क्या है nationality के? The state through constitutional and statutory provisions के regular law के जरिए और कुछ constitutional provisions के जरिए criteria set करता है कि who shall be the nationals.
The right of state to confer its nationality is however not unlimited, यानी कि ये नहीं कर सकती कि रियासत के पास ये तो हक है कि वो नेशनैलिटी के लिए एक लॉ डिटर्मिन करेंगे, किस क्राइटेरिया पे वो डिक्लेयर करेंगे कि ये लोग नेशनल्स हैं, लेकिन ये अनलिमिटेड नहीं है कि वो कुछ भी क्राइटेरिया रखते हैं, बिकॉज अगर वो इस तरह करेंगे तो देयर विल इम्पिंज अपॉन द राइट ऑफ अदर स्टेट्स टू डिटर्मिन अ पर्सन विल बी देयर नेशनल्स। कि अगर मैं एक रियासत ये नहीं कह सकती कि जो भी ज़मीन पे इंसान पैदा हुआ है, कुर्रा या इस पे कहीं भी पैदा हुआ है, वो हमारा नेशनल है। they can't do that, they don't have that mandate, because इसका मतलब कि फिर दूसरी कोई रियासत उसको अपना नेशनल कैसे क्लेम करेगी, क्योंकि सारे ही ज़मीन के बंदे तो उसके नेशनल हो गए, तो ऐसे नहीं आप कर सकते। सो दो रूल्स होते हैं। By one rule of international customary law, a person who is born within a state's territory and subject to its jurisdiction acquires that state's nationality by the fact of such birth। और ये सबसे कॉमन है नेशनैलिटी का, कि जहाँ पैदा हुए हो वहाँ के आप नेशनल होते हो। By another rule, one has nationality as an inheritance from one or both of one's parents. States vary in the use of these two principles। कि आप इनहेरिटेंस के नतीजे में, वही जो मैं आपको बात कर रहा था ना कि आप अमेरिका में पैदा हुए हो लेकिन आपके माँ बाप पाकिस्तान के हैं, तो आप अपने आप को पाकिस्तानी नेशनल कंसिडर करते हो। तो डिफरेंट ममालिक, डिफरेंट रियासतें कोई एक रूल यूज़ करती हैं, कोई दूसरा रूल यूज़ करती हैं, कोई दोनों यूज़ करती हैं। नेशनैलिटी की एक्विजिशन कैसे होती है? एक एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी का कॉन्सेप्ट है कि एक रियासत अगर टूट गई या एक रियासत पहले किसी एक मुल्क का एक हिस्सा था, वो पहले किसी एक मुल्क का हिस्सा था, वो किसी और मुल्क का हिस्सा बन गया, तो उसके केस में क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है? तो उसमें ये होता है कि inhabitants of the region that is ceded commonly have an opportunity to acquire that state's nationality। के अब वो पहले जिस रियासत में थे, अगर वो नई रियासत में गए हैं तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो उस नई रियासत की नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। Practice, however, supports the idea that individuals concerned should be allowed a free choice। रियल होना तो ये चाहिए कि लोगों को फ्री चॉइस मिलनी चाहिए कि आप पहले जिस रियासत में थे उसी की नेशनैलिटी कंटिन्यू करनी है कि नई रियासत की, लेकिन अमूमी तौर पे होता ही है कि जिस नई रियासत का आप हिस्सा होते हो सिर्फ उसी का आपको ऑप्शन मिलता है। Another method of acquiring national, ये तो बड़ा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर है कि जब कोई एक खित्ता जो है वो एक रियासत से दूसरी रियासत पे जा रहा हो, जैसे कि आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे, हांगकॉन्ग फॉर इंस्टेंस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, बट देन ब्रिटिश सोल्ड इट इन 1998 टू चाइना। तो ये एक एग्जांपल अपने जहन में सोचेंगे, इस तरीके से सेल, परचेज या एक्विजिशन होती है, जो कि एक हिस्सा पहले किसी एक मुल्क का हिस्सा है और वो बाद में किसी दूसरी रियासत का हिस्सा बन जाए। एक दूसरा मेथड जो मोस्ट कॉमन है ऑफ एक्वायरिंग नेशनैलिटी इज द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए भी ये चीज़ होती है। नेचुरलाइजेशन क्या होती है? नेचुरलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए नॉन नेशनल ऑफ अ कंट्री मे एक्वायर नेशनैलिटी ऑफ दैट कंट्री। नेचुरलाइजेशन वो प्रोसेस है कि एक बंदा जो नेशनल नहीं है उस रियासत का, वो उसका नेशनल बनता है। इट मे बी डन ऑटोमेटिकली बाय स्टैच्यूट, यानी कि हो सकता है कि कोई कानून पास हो जाए जो कहे कि ये सारे लोग हमारे नेशनल हैं। जैसे आप सोचें कि पाकिस्तान में एक बड़ी बंगाली कम्युनिटी है, अफ़गान कम्युनिटी है, अफ़गान माइग्रेंट्स हैं, कराची के बहुत ज़्यादा एरियाज़ के तरह बंगाली कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है जिनकी अभी तक सिटीजनशिप और नेशनैलिटी उनको रियासत ने फराहम नहीं की। तो कल को अगर कानून पास हो जाता है कि जितने अफ़गानी पाकिस्तान में रह रहे हैं या जितने बंगाली पाकिस्तान में रह रहे हैं 2 जनरेशन से, तो वो सारे हमारे नेशनल हैं और उनका CNIC जो है वो बना दिया जाए, तो ये वो होगा ऑटोमेटिक बाय स्टैच्यूट। या दूसरा तरीका ये है कि ऑडिट में इन्वॉल्व एन एप्लीकेशन और अ मोशन एंड अप्रूव बाय लीगल अथॉरिटीज़ के हर बंदा इंडिविजुअली अप्लाई करे फॉर नेचुरलाइजेशन और नेशनैलिटी के लिए, और फिर उसको जो है वो मिल सके। सिटीजनशिप क्या होती है? सिटीजनशिप इज अ स्टेटस एक्वायर्ड बाय बिकमिंग अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ स्टेट बाय लॉ। Any person can become a member of the state by satisfying the legal requirements of the respective country. In simple terms, the virtue of being the citizen of the country is called citizenship. तो आप किसी रियासत मुल्क के जो शहरी होने का साथ अगर आप राइट्स एक्वायर कर लो सारे, तो आप उसके सिटीजन बन जाते हो।
Every state grants some legal rights and privileges to its citizens, and they are also bound to follow the rules and regulations framed by the government of the respective country. तो जो शहरी होता है किसी भी मुल्क का, उसको कुछ लीगल राइट्स और प्रिविलेजेस मिलते हैं, और उस पर ये जिम्मेदारी भी होती है उस मुल्क के फिर कुछ कवानीन को, उसने रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना है. Once a person becomes a citizen of the state, he has the right to vote, work, reside, pay taxes, and become an active part of the country. Every person is a citizen of a country where he or she is born, but to become a citizen of some other country, one needs to apply for it. Citizenship is a narrower concept than nationality. It is a specific legal relationship between a state and a person. It gives that person certain rights and responsibilities. इसकी मिसाल है, for instance, in some Latin American countries, for example, such as Mexico, a person acquires nationality at birth but receives citizenship only upon turning 18. Mexican children therefore are nationals but not citizens. जब वो adults बनेंगे, 18 साल के होंगे, तब उन्हें citizens बनेंगे, क्योंकि 18 साल के बाद ही उन्हें right of vote, हर चीज़ rights मिलेंगे, और officially वो citizens declare होंगे. उससे पहले वो सिर्फ nationals declare होंगे. अब इन key differences को अगर summarize कर लिया जाए, that nationality is the status arising out of the fact that a person is the origin of a particular nation. वो किसी खास मखसूस कौम से उसका origin है. Citizenship is the political status that can be obtained by meeting the legal requirements set by the government of the state. Nationality is an internationally recognized relationship between a country and a person that, among other things, allow a person to hold the passport of that country. Citizenship is defined internally within each country to mean a status that supposedly allows the person full political rights in a country. The nationality is an ethnic and racial concept, and citizenship is a legal and juristic concept. The nationality of a person cannot be taken back once acquired. The citizenship of a person can be taken back. A person cannot be a national of more than one country, generally, and a person can possess multiple citizenships of a time. A nationality is not necessarily a citizen, but a citizen of a country is almost always a national of a country. ठीक है? ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि एक सिटीजन जो है वो उसी मुल्क का लाजमी नेशनल भी होगा हमेशा. इसमें आइडिया ये है कि जो एक सिटीजन होगा किसी मुल्क का, वो किसी ना किसी रियासत का नेशनल उसका हो या किसी और का हो, नेशनल ज़रूर होगा. मगर एक बंदा हो सकता है कहीं का नेशनल हो लेकिन सिटीजन बिल्कुल ना हो. जैसे कि हमने भी मैक्सिकन चिल्ड्रन की बात की, तो मैक्सिकन चिल्ड्रन आर नेशनल ऑफ मैक्सिको बट दे आर नॉट सिटीजन ऑफ एनी कंट्री. तो यही वही वाली बात जो हमने भी डिस्कस की थी कि दैट नेशनैलिटी इज द स्टेटस अराइजिंग आउट ऑफ having an origin of a particular nation, and citizenship is the political status obtained by legal requirements. और ये हमने अभी जितने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं वही दोबारा यहाँ पे. Now let's talk about some examples. तो सबसे पहले लैटिन अमेरिका की बात करें तो जैसे अभी आपको बताया था, मैक्सिको में a person acquires nationality at birth but receives citizenship only upon turning 18. Mexican children therefore are nationals but not citizens. United States की अगर बात की जाए तो not all American nationals are also American citizens. सारे American nationals American citizens नहीं हैं. कैसे? ये कुछ exceptional circumstances हैं. There are some outlying possessions of the USA, यानी United States की territory के बाहर कुछ ऐसे areas हैं जो US की unincorporated territories कहा जाता है उन्हें. Unincorporated territories यानी कि वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट का रूल है लेकिन वो ऑफिशियल उन 50 रियासतों में नहीं आती और इसीलिए उनके पास सेनेट के कोई नुमाइंदे नहीं है. हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वो अपना कोई नुमाइंदा नहीं भेजते हैं. आप ये सोचें कि यूएस के पास भी कुछ रियासतें हैं जो जैसे पाकिस्तान के पास आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित है, उसी तरह कुछ रियासतें यूएस के पास भी हैं. वहाँ पर people can get an American passport because they are national of US and live and work in the US, but they cannot vote or hold elected office. पहले माजी में वो कुछ outlying possessions में गुआम, पोर्टो रिको and US वर्जिन आइलैंड थे
यहाँ पर सिर्फ नेशनैलिटी अलाउ की जाती थी, सिटीजनशिप नहीं दी हुई थी। बट आहिस्ता आहिस्ता 20th सेंचुरी के अंदर कांग्रेस ने ग्रेजुअली एक्सटेंडेड सिटीजनशिप टू दीज इनहेबिटेंट्स। अब सिर्फ 2 ऐसी आउटलाइन पोजेशंस रह गई हैं यूएस की, ये भी अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज हैं और ये भी अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज हैं, लेकिन 2 इन अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज ऐसी रह गई हैं इन 5 में से कि जहाँ पर इनको नेशनैलिटी तो है लेकिन सिटीजनशिप नहीं है, क्योंकि गुआम, पोर्टो रिको, यूएस वर्जिन आइलैंड्स में सिटीजनशिप अब दे दी गई है। ओनली अमेरिकन समोआ विच इज़ इन साउथ पैसिफिक ओशन, इसकी तकरीबन 55,000 के करीब लगभग आबादी है, और स्वेन्स आइलैंड के अंदर नेशनैलिटी है लेकिन इनके अंदर अभी तक सिटीजनशिप नहीं दी गई। ये दोनों पैसिफिक ओशन के अंदर ही हैं आइलैंड्स, यहाँ पर सिटीजनशिप एक्सटेंड नहीं की गई। तो समोआ के अंदर तो तकरीबन 55,000 के करीब लोग हैं, स्वेन्स आइलैंड में तकरीबन सिर्फ 17 लोग हैं। तो दैट मेक्स काइंड ऑफ सेंस, बट दिस स्टिल हैज़ अ डिसेंट पॉपुलेशन। तो ये एक एग्जांपल है कि दुनिया में अभी भी रियासतें मौजूद हैं जहाँ पे अमेरिका की रियासतें मौजूद हैं जिनको नेशनैलिटी मिली हुई है मगर सिटीजनशिप अभी तक नहीं मिली। लास्ट हम इसी के अंदर बात करें तो people born in American Samoa are automatically US nationals at birth, but unless they have a US parent, they are not US citizens at birth. As non-US and as non-citizen US national, they hold US passports and can live and work in the US without restriction, but they cannot vote. तो पहले भी इसी तरह की दूसरी जो अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरीज थी उनमें अमेरिकन कांग्रेस ने एक्सटेंड की थी सिटीजनशिप 20th सेंचुरी के अंदर, बट कांग्रेस ने अभी तक इन दोनों के अंदर को एक्सटेंड नहीं की। अगर हम बरतानिया की बात करें तो वहाँ पर सिटीजनशिप और नेशनैलिटी की जो डिवीजन अभी तक हम पढ़ रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ अ लेगेसी ऑफ कॉलोनियलिज्म की वजह से इतनी ज़्यादा टेरिटरीज थी ब्रिटेन के पास, फिर कुछ अलग हो गई, कुछ कॉमनवेल्थ का हिस्सा बन गई जो का क्वीन स्टिल रूल करती है। काफ़ी जगहों पर वही लोग यूरोपियंस ने सेटल करके पॉपुलेट कर लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वेब है। तो ये भी एक तरीका है बताने का, एक एग्जांपल के तौर पे कि वो जो उनके नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में फ़र्क है, क्योंकि हमें यूके में नज़र आता है कि कोई क्लियर लाइन नहीं है। सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ब्रिटिश नेशनैलिटी। One could be a citizen of UK, one could be the subject of UK, one could be the overseas citizen of the UK, one could be the overseas territory citizens of the UK, one could be overseas national, and one could be the protected person. ठीक है? And sometimes it is even possible to switch the categories. डिपेंड करता है कि उस मुल्क का कानून क्या कहता है और यूके ने उस मुल्क का क्या कानून छोड़ा था। For instance, before British handed Hong Kong over to Chinese on 1st July 1997, some British overseas territory citizens, जो कि उनका स्टेटस था ओवरसीज टेरिटरी स्टेटस का, उन्होंने अपने आप को स्टेटस चेंज करके अपने आप को ओवरसीज नेशनल्स जो है वो डिक्लेयर कर दिया। दीज ओवरसीज नेशनल्स, अब फ़र्क क्या था कि ओवरसीज नेशनल्स दे कुड होल्ड ब्रिटिश पासपोर्ट्स एंड कैन रिसीव प्रोटेक्शन फ्रॉम ब्रिटिश डिप्लोमैट्स, बट दे डू नॉट हैव द ऑटोमेटिक राइट टू लिव और वर्क इन ब्रिटेन। So in Britain, there are several types of citizenship and some nationals who are not citizens at all. अब ये इम्पोर्टेंट क्या है नेशनल होना और सिटीज़न होना किसी कंट्री का, बिकॉज इन इंटरनेशनल लॉ अगर हम नेशनैलिटी की बात करें, नेशनैलिटी अस्यूम सिग्निफिकेंस इन अ वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस। जैसे कि एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ होती हैं जो कि जैसे किसी बंदे को एक्स्ट्राडाइट करवा के अपने मुल्क में वापस लाना है, कि पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान किसी XYZ मुल्क को कहता है कि आपके पास हमारा ये बंदा है, ये क्रिमिनल है, या इस बंदे ने हमारे मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी की है, कोई कार्रवाई की है, तो आप हमें ये मुल्क वापस करें। तो पाकिस्तान अगर तो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी होगी हमारी उस मुल्क के साथ तो ही वो मुल्क बाउंड होगा हमें हमारा नेशनल या हमें हमारा बंदा वापस करने के लिए। तो अगर तो ये इम्पॉर्टेंट हो गया ना नेशनल होना या ना होना किसी मुल्क का किसी रियासत के लिए, बिकॉज एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ में आप किसी मुल्क से क्लेम ही अपना बंदा तब कर सकते हो जब वो बंदा आपका नेशनल हो। सेकेंडली, इनके एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटीज़ के अंदर ये भी होता है कि आप कह सकते हो कि कोई एक बंदा है जो जिसने किसी मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। हम फॉर इंस्टेंस पाकिस्तानी कहते हैं कि यूके में एक बंदा है जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और हमें ये बंदा दें, मगर यूके कहता है कि नहीं, ये बंदा हमारा नेशनल है, आपके मुल्क को भले नुकसान पहुंचाया लेकिन ये हमारा नेशनल है, तो हम
आपको नहीं देंगे, तो हो सकता है वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर एक पहले से क्लॉज मौजूद हो, रखी हो, कि आप ऑप्शनल कर लें कि रियासत का अगर कोई अपना बंदा, हमारा नेशनल कोई दूसरी रियासत मांग रही है तो हम अपना नेशनल आपको नहीं देंगे, उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के बावजूद, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के अंदर ही अक्सर इंक्लूड कर दिया जाता है। तो यानी कि डिपेंड करता है कि वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो दो ममालिक ने आपस में साइन किया, उन्होंने क्या एग्री किया है एक मुल्क का दूसरे मुल्क में नेशनल के बारे में और उस अपने ही मुल्क के नेशनल्स के बारे में। तो ये उस पर डिपेंड करता है, बट स्टिल मतलब इम्पॉर्टेंट तो हो गया ना नेशनल होना, दैट्स द पॉइंट। सेकेंडली, अगर तो किसी कोई रियासत किसी बंदे को अपने टेरिटरी से एक्सपेल कर देती है, तो जिस रियासत का वो नेशनल है फिर उन पे जिम्मेदारी होती है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। जैसे पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग यूएई, दुबई, यूएस के अंदर जाके काम कर रहे होते हैं और वो पाकिस्तानी नेशनल होते हैं, वहाँ के नहीं होते। तो अगर उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है किसी भी वजह से, तो फिर पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो एक्सपेल्ड पाकिस्तानी नेशनल्स को वापस बुलाए। तो ये नेशनैलिटी की इम्पोर्टेंस है। सिटीजनशिप की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव टू बी सिटीजन ऑफ अ स्टेट, बिकॉज आपके जो प्रोटेक्शन ऑफ लेजिटिमेट राइट्स हैं वो तब, और आपकी ड्यूटीज़ हैं वो तब भी इन्यूमरेट होती हैं किसी रियासत के अंदर जब आप वहाँ पे सिटीजन होते हो, एंड इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसी को डिस्कशन को अगर हम रोहिंग्या के कॉन्टेक्स्ट में करें कि रोहिंग्या के लोगों को म्यांमार के अंदर रोहिंग्या के लोगों को रिकग्नाइज नहीं करती एक एथनिक ग्रुप के तौर पे, और उनको म्यांमार के एथनिक ग्रुप के तौर पर और पीपल ऑफ म्यांमार में शामिल नहीं करती। इसी वजह से म्यांमार डज नॉट गिव नेशनैलिटी टू रोहिंग्या पीपल, और नेशनैलिटी नहीं देते तो सिटीजनशिप तो ऑब्वियसली नहीं देते, ठीक है। हेंस दे लैक लीगल प्रोटेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ म्यांमार। तो ये जो रोहिंग्या लोग हैं, दे डोंट हैव एनी लीगल प्रोटेक्शन from the government of Myanmar, because उनको they are regarded as Muslim refugee from Bangladesh and Indonesia and Hindu refugees from Thailand, Cambodia and Laos। तो वो उनको समझते हैं कि ये बंगाली हैं, इंडोनेशियन हैं, थाई हैं, कैम्बोडियंस हैं और बंगाल, ये बर्मीज़ नहीं है। उसकी वजह से म्यांमार इनको नेशनैलिटी और सिटीजनशिप नहीं देता। इसकी वजह से बिकॉज इन लोगों के पास कोई नेशनैलिटी नहीं है, कोई दुनिया का मुल्क इनको नेशनैलिटी नहीं देता, दे आर नोन एज स्टेटलेस एंटिटीज़। और उसके नतीजे में हमारे कॉन्सिक्वेंस नज़र आता है 2015 में कैसे रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस बन गया कि जब रोहिंग्या म्यांमार के अंदर इन पे जुल्म होता है तो दे हैव नो स्टेट टू गो टू, बिकॉज दे आर नॉट नेशनल ऑफ एनी स्टेट। नो स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू टेक देम अंडर इंटरनेशनल लॉ आइदर। कि वो जिस तरह हमने बात की थी ना कि अगर एक्सपेल किया जाता है तो जिसके वो नेशनल है वो रियासत उनको लेती है, लेकिन इनके तो कोई रियासत ही नहीं हुई क्योंकि किसी ने भी अपने लॉ के तहत इनको नेशनैलिटी नहीं दी हुई। तो दैट बिकम्स एन इशू। Hence, it is very important that people are national of a particular country, associated by birth, and they have some citizenship rights of one or two countries where they can protect their rights, exercise their legal rights, and fulfill their duties and live as meaningful citizens. And I hope that this comprehensive lecture will answer any queries, anything related to this past paper question and that I've been receiving numerous queries on. Thank you so much for watching this lecture, and I'll see you guys next time.